हाथियापुर गांव में बबलू अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती किसान था। वो साल भर मेहनत करके नींबू किसानी करता था। अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू और बबलू देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर काम देवी का आशीर्वाद लेकर ही किया करते थे। पीलू, इस बार मैं खास पहाड़ी नींबू की फसल बोया हुआ हूँ और बहुत अच्छे से खाद और पानी की सिंचाई का भी काम किया है और खास ख्याल रखा हूँ। तुम देखना, इस बार देवी माँ की कृपा से बहुत बढ़िया नींबू की फसल होगी। हमारे सारे दुख तकलीफ हमेशा के लिए मिट जाएंगे। देवी जी करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछली बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक ही नहीं बचेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही कड़क सेठ का बहुत कर्ज है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। पीलू बहन, बबलू भाई साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों पर कड़क सेठ का कितना उधार है? ऐसा करो पीलू बहन, तुम मेरे घर आज से काम शुरू कर दो। आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना पका देना, घर की साफ सफाई कर देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़े पैसे खाने पीने के लिए मिल जाएंगे। पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती थी। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी नींबू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता चलता है कि उसमें नींबू नहीं उगे हैं। इसी तरह से सारे पौधे चेक करता है, लेकिन किसी में भी नींबू नहीं उगे होते हैं। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में नींबू क्यों नहीं उगे हैं? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में फसल क्यों नहीं उग रहा है? ये बंजर जमीन भी तो नहीं है, लेकिन हर बार फसल बेकार हो जाता है। हे देवी माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हो हमारी? अब आप ही इस मुसीबत से बाहर निकालो, नहीं तो मेरा और पीलू का जीव आप ले लो। हम वैसे कर्ज के कारण नहीं जी पाएंगे। ऐसा सोचकर बबलू रोने लगता है, लेकिन जैसे ही उसके आंसू उसकी फसल में गिर जाती है तो अचानक से खेत में सोने की नींबू उग जाते हैं। नींबू की चमक झलकने लगती है तो बबलू उन्हें देखता है। हे देवी माँ, आपकी बहुत कृपा है। आपने मेरा और मेरी पत्नी का जीवन बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के नींबू आ गए हैं। अब मेरा उधार चुक जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के नींबू भर लेता है। बबलू एक सोने का नींबू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के नींबू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ? इस बार तुम लोग नींबू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है देवी माँ की कृपा से सुंदरी बहन। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बेचने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में नींबू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी नींबू की फसल ही नहीं हुई है तो आपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो और अपने तो पूरे कर्ज भी चुका दिए हो। इसके बाद बबलू पीलू को सोने के नींबू से भरी हुई बोरी दिखाता है। खिड़की से सुंदरी भी उस सोने की नींबू की बोरी देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे कब्जे में होना चाहिए। ऐसे सोचकर वो उनके घर चली जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब नहीं हो रहा होगा। ऐसा करो, तुम मेरे घर खाना खाने के लिए आ जाओ। ऐसे बोल के जाती है। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोस कर लाती है और उन्हें खाने के लिए दे देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं तो वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के नींबू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो नींबू उठाती है, एक नींबू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर में गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ आ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी
तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज खाना क्यों खिला रही है। ये हमारे पीछे हमारे सोने की नींबू चुराना चाहती थी, लेकिन देवी माँ की कृपा से ये सब बच गए और उसका छुआ हुआ नींबू पत्थर में बदल गया। उसकी तो टांग ही टूट गई है। लालची सुंदरी को सबक मिल गया होगा। ये सुंदरी बहुत लालची है, इसके पास सब कुछ है लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है, इसी वजह से इसको सजा मिली। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये नींबू जब तक हमारे घर में रहेंगे ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। इनके चोरी होने का डर बना रहेगा। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने की नींबू को छुपा देते हैं। बंटी और पीलू बहुत सरल स्वभाव के देवी के भक्त थे और जीवन में बहुत मेहनती और ईमानदार थे। इस वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं से देवी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दी। बंटी के निकले हुए आंसू से सोने के नींबू खेत में उग गए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था, इसी वजह से उसके छूते ही सोने का नींबू पत्थर में बदल गया और उसी के पैर पर गिरकर उसका पैर तोड़ दिया। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों देवी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगे। मम्मी पापा हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गांव के लिए निकल रहे हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा था। पीहू, हिरन और चुनू बालू की स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई थी। वो दोनों दिन भर खेलते ही रहते थे। उनके साथ उनकी सोसाइटी के बच्चे भी खेलते रहते थे। एक दिन जब वो बाहर से खेलकर घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा कपड़ों को बैग में पैक कर रहे हैं। तो इस पर दोनों को उत्सुकता हुई, इसलिए दोनों ने एक साथ पूछा, मम्मी पापा हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गाँव के लिए निकल रहे हैं। ये सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठे। ये हम नानी के पास जाएंगे, बहुत मजा आएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी से अपना अपना बैग पैक किया और ट्रेन को पकड़कर नानी के गांव आ गए। वो जैसे ही नानी के घर पहुंचते हैं वैसे ही नानी बाहर निकल कर आती है और पीहू और चुन्नू को गले से लगा लेती है। अरे मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अरे कितने बड़े हो गए हो तुम तो। आ जाओ, चलो अंदर चलो, तुम्हारे मौसा मौसी मामा मामी इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही पीहू और चुन्नू के मामा मामी और मौसा मौसी उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? पिछली बार आए थे तो कितने छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। देख पीहू, तेरी मौसी तेरे लिए क्या लाई है। ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। थैंक यू मौसी। पीहू और चुन्नू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने सबको नमस्ते की। कुछ देर बाद वो अपने खेत पर पहुँचते हैं जहाँ गन्ने की फसल लगी हुई थी। मामा जी, मुझे गन्ना खाना है, एक गन्ना दो ना। अरे क्यों नहीं मेरी लाडो रानी, रुको मैं अभी तोड़ कर देता हूँ। मामा 2 गन्ने तोड़कर पीहू और चुन्नू को देते हैं। दोनों बड़े ही मजे से गन्ने का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद वो सरसों का खेत भी देखते हैं। मौसी जी, ये सरसों के फूल तो बहुत सुंदर है, मैं एक फोटो खिंचा लूं? क्यों नहीं, जरूर आओ, मैं तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ। मौसी दोनों की फोटो खींचती है। तभी वो देखते हैं कि पास ही के खेत में कुछ गायें और भैंसे घास चर रही हैं। ये नजारा उन्हें और लुभाता है और वो आगे बढ़कर उन्हें चारा देते हैं। खेत को घूमने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। रात भी हो जाती है, ठंड अब और बढ़ने लगती है। नाना जी, यहाँ पर बहुत ठंड है, मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, कुछ करो ना। क्योंकि बच्चों, वहाँ पर खेत खलियान और पेड़ पौधे इतने नहीं हैं जितने यहाँ हैं, इसलिए यहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देता हूँ। नाना जी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें जला देते हैं। तभी लाइट भी चली जाती है। ओह, अब लाइट भी चली गई नानी जी, पूरे घर में तो अंधेरा छा गया है, अब क्या करेंगे? मैं अभी लालटेन जला देती हूँ। नानी लालटेन जलाकर ले आती है। उसके बाद पीहू और चुन्नू का सोने का समय आ जाता है, पर वो अपने मम्मी पापा के पास ना सोकर नाना नानी के पास सोते हैं। नानी जी, कहानी सुनाओ ना, मुझे ना आपकी कहानी सुननी है। वो जो हम पिछली बार आए थे तब आपने कहानी सुनाई थी ना, वो मुझे
मुझे बहुत अच्छी लगी थी, प्लीज वही वाली कहानी सुनाओ ना। कौन सी वाली बेटी, मुझे याद नहीं है, तुम बताओ तो मैं सुना दूं। वही नानी, वही वो कौवे वाली, वो प्यासे कौवे वाली जो आपने सुनाई थी। ओहो, वो वाली कहानी सुननी है तुम्हें? अजी तुम ही सुना दो ना इन्हें। अरे तुम ही सुना दो भाग्यवान। नानी कहानी सुनाना शुरू करती है। दोनों नाना नानी के बीच लेटे हुए थे और कहानी का लुत्फ उठा रहे थे। कहानी सुनते सुनते दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो पीलू कहती है, ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? तो टिल्लू कहता है, हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। तो पीलू कहती है, अच्छा तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए, लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तो टिल्लू कहता है, तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो, 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। तो बंटी कहता है, अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। तो कड़क कहता है, ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। बंटी कहता है, मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपर मार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी
हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुला कर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। चिंकू खरगोश और पीहू हथनी दोनों भाई बहन हर वक्त फोन में ही लगे रहते थे। पूरा दिन बस मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते थे। एक दिन वह वीडियो देख रहे थे तो उन्हें एक नई गेम पबजी के बारे में पता चला। दोनों को उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा तो पीहू हथनी ने कहा, चिंकू भैया देखो कितनी मस्त गेम है ना, चलो ना एक बार इसे डाउनलोड करके खेल के देखते हैं कि आखिर ये गेम कैसी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खेलने में कितनी अच्छी होगी ना। हाँ बहन, तुमने सही कहा। आजकल मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। स्कूल में भी सब इसी गेम के बारे में बात करते रहते हैं। एक बार इसे खेलकर देख ही लेते हैं। और चिंकू खरगोश पबजी गेम को अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। दोनों भाई बहनों को वह गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वह उस गेम में ही लगे रहते हैं। पीहू, यह तो सच में बहुत अच्छी गेम है। जैसे मैं गेम चाहता था ये तो बिल्कुल वैसी ही है। अब मैं इसे सीख जाऊंगा कि एक सोल्जर कैसे बन सकते हैं। बस फिर उस दिन से दोनों भाई बहन फोन उठाते और पूरा समय बस पबजी खेलते रहते। वह खाना पीना भी भूल चुके थे, पढ़ना लिखना भी भूल चुके थे। अब उन्हें अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था कि माँ मोना नीलगाय उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो फोन नीचे रखो और तैयार हो जाओ। मम्मी, अभी हमने पहले ये गेम खेलना है। पहले मैं इन सभी को मार दूं, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा। तुम दोनों का ये क्या चल रहा है? पूरा समय फोन में ही लगे रहते हो, खाना पीना सब भूल चुके हो तुम दोनों। चलो फोन नीचे रखो और स्कूल जाओ। मोना नीलगाय फोन छीनकर नीचे रख देती है और दोनों को स्कूल भेज देती है। स्कूल से आने के बाद दोनों बिना कुछ खाए, यहाँ तक कि कपड़े भी ना बदले, फोन में लग जाते हैं और पबजी गेम खेलने लगते हैं। शाम को जब उनके पापा सोनू भालू घर आते हैं तो मोना नीलगाय सब उसे बता देती है। बच्चों, इस गेम को छोड़ो और बाहर जाकर खेला करो। अगर तुम फोन गेम्स खेलोगे तो सोल्जर कैसे बनोगे? जी, इससे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। गेम खेलते हुए अपने पापा को जवाब देता है और थोड़ी देर बाद वह गेम जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है, ये विनर विनर चिकन डिनर, जय पबजी जय पबजी। अरे ये क्या बोल रहे हो चिंकू? पापा, मैं गेम जीत गया हूँ ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं इसे जीतने पर। सोनू भालू और मोना नीलगाय दोनों अपने बच्चों से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अगले दिन सोनू भालू का छोटा भाई यश शेर घर पर आता है। वह एक आर्मी में सोल्जर है। वह अपने भाई को दुखी देखता है तो उससे कहता है, यश भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? अरे यश देखो ना, तुम्हारा भतीजा भतीजी पूरा दिन बस पबजी गेम खेलते रहते हैं, कहते हैं कि ऐसे वे सोल्जर बनेंगे। अब तुम ही उन्हें समझाओ कि ये गेम खेलकर कैसे कोई सोल्जर बन सकता है। इस गेम के चक्कर में तो वो समय से खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चों, तुम्हें आर्मी में सोल्जर बनना है ना? हाँ चाचा, मैंने तो गन चलाना भी सीख लिया है, दिखाऊं आपको? बेटा, यह तो सिर्फ एक गेम है, इसमें तुम असली गन कैसे चला सकते हो? इसकी तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और जिसके लिए तुम्हें पहले सोल्जर बनना पड़ेगा। और सोल्जर बनना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें पता है, मेरा दोस्त बहुत गेम खेलता था, उसे सोल्जर बनना था, मगर फोन गेम्स खेलने की वजह से वह बहुत मोटा हो गया, जिस वजह से वह सोल्जर कभी नहीं बन पाया। तो चाचा, आप कैसे बन गए सोल्जर? यश, क्योंकि बेटा मैं बाहर जाकर खेलता था, जिससे मैं फिट रहता था और एक सोल्जर बन पाया। और आज तुम ट्रेनिंग पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें गन चलाना सिखाएंगे। गेम खेलने से तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। मैं समझ गया चाचा, अब से मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा। फोन गेम सिर्फ कभी कभी अच्छे लगते हैं। अब से तो मैं बाहर जाकर ही खेला करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। और देखना, एक दिन आपके जैसा सोल्जर बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। दोनों बच्चे समझ जाते हैं और पबजी गेम खेलना बंद कर देते हैं और बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं। बागलपुर गांव के जंगल में
पीलू मिठाई बेचने का काम किया करती थी। उसकी बनाई हुई जलेबियाँ लोगों को बहुत पसंद आते थे। गर्मा गर्म जलेबियाँ खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वाह पीलू, ऐसी जलेबी तो मैं 1 किलो भी खा जाऊं तो भी मेरा मन नहीं भरेगा। ऐसे ही एक दिन पीलू से मिलने के लिए उसकी एक सहेली सुंदरी आती है। पीलू, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मिठाई के बारे में बहुत सुना है। गरम जलेबी तो बहुत ही मशहूर है तुम्हारी। कितना कमा लेती हो बहन? सुंदरी, भगवान की दया से इतना कमा लेती हूँ कि एक जमीन खरीदने की सोच रही हूँ, फिर उस पर अपना घर बनाऊंगी। अच्छा ऐसा है तो मैं सही समय पर आई हूँ तुम्हारे पास। तुम शहर चलो और वहाँ पर जलेबी का काम शुरू करो। शहर में तुम्हारी जैसी जलेबी कोई नहीं बनाता है। वहाँ तो तुम बंगलो बना लोगी, इतने पैसे मिलेंगे वहाँ। अरे नहीं, शहर तो क्या, मैं तो दूसरे गांव भी नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत खर्चा आता है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो बहन, मैं हूँ ना। मेरे शहर में करोड़ों का कारोबार है, पूरा शहर मुझे जानता है। तुम मुझे अपनी दुकान के लिए पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ व्यवस्था कर दूंगी। फिर तुम वहाँ आकर जलेबियाँ बनाना, लोगों की लाइन लग जाएगी। इसके बाद पीलू अपनी पूरी कमाई सुंदरी को दे देती है और शहर जाने के सपने देखने लगती है। एक हफ्ते के बाद पीलू शहर जाती है। पीलू सुंदरी को फोन करती है, लेकिन सुंदरी फोन नहीं उठाती है। ऐसे ही एक हफ्ते और बीत जाता है, लेकिन पीलू को सुंदरी का कोई पता नहीं चलता है। सुंदरी मेरी बचपन की सहेली है, मैंने उस पर भरोसा करके अपनी पूरी कमाई दी थी, मुझे उसने धोखा दी है। पीलू ये सोचकर रोने लगती है, लेकिन फिर जल्दी ही अपने दुख से उबर जाती है। तुम मुझसे मेरे पैसे ले सकती हो सुंदरी, लेकिन मेरी जलेबी बनाने की कला नहीं। मैं शहर में जलेबी बनाऊंगी। फिर पीलू मेहनत करके रोड के साइड में जलेबियाँ बेचने लगती है और कुछ दिनों में उसे मुनाफा होने लगता है। एक दिन उसे सुंदरी दिखाई देती है। सुंदरी, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दी हो? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया पीलू, तुम्हारे जैसे बहुत से लोग शहर में बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन सब यहाँ की भीड़ में फेल हो जाते हैं। अगर तुम्हारे में दम है तो अपना रास्ता खुद बनाओ, मैं चली। ये कहकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू सोचती है कि सुंदरी के धोखे ने उसे एक नया रास्ता दिखाया है कि अब वो शहर के भीड़ भाड़ में भी कुछ अलग करे। अगले दिन से पीलू एक नया आइडिया लगाती है और काली जलेबियाँ बनाना शुरू कर देती है। काली जलेबियाँ देखकर शहर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे यहाँ क्या काली जलेबियाँ, मैंने तो कभी नहीं देखी। ये काली जलेबियाँ शुद्ध खोवे की होती है। बहुत पहले मेरे पिताजी इसे गांव में बनाते थे। सच में ये तो कमाल की है माँ। इस तरह से पीलू अपनी होशियारी और मेहनत के दम पर बहुत जल्दी तरक्की कर लेती है। फिर वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू?
हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज? अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। औजार तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। हाँ, लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। हाँ, बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या? मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपने बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या? ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या, कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो रोज नदी में अपने नाव लेकर जाती थी और जाल बिछाकर मछलियाँ पकड़ती थी। फिर उनको मछली बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। पीलू मछलियाँ पकड़ने में बहुत माहिर थी और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करती थी। एक दिन सुंदरी उसे रास्ते में मिलती है और पूछती है, पीलू आज क्या बात है, तुम सुबह सुबह ही मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ी? हाँ सुंदरी बहन, सुबह सुबह नदी में कम भीड़ होगी तो मैं शायद ज्यादा मछली पकड़ सकूंगी। घर में माँ की तबीयत खराब है तो पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारा लगन का जवाब नहीं पीलू, जाओ अच्छे से मछलियाँ पकड़ना। ठीक है बहन। फिर पीलू मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पहुँची और एक बड़ा सा जाल फेंकी। थोड़ी ही देर में जाल में मछलियाँ फंस जाती है और उसमें एक चमचमाती हुई बड़ी सी गोल्डन फिश भी आती है। तभी अचानक से वो मछली बोल पड़ती है, ये दीदी मुझे छोड़ दो, मैं पानी के बाहर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अरे
ये क्या, एक मछली बात कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे छोड़ दो ना। पीलू आश्चर्यचकित रहती है और सोचती है, मैं इस मछली से बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ, इतना कि मेरा पूरा कर्जा भी चुकता हो जाएगा, माँ का इलाज भी हो जाएगा और मैं नया घर भी खरीद सकूंगी। सुनो गोल्डन मछली, मैं तुम्हें अपने साथ गांव लेकर चलूंगी, वहाँ तुम गांव वालों से बात करोगी। नहीं, मुझे कहीं मत लेकर जाओ, मुझे नदी में ही रहने दो, यही मेरा घर है, मुझे बख्श दो। पीलू उस मछली की भावुकता देखकर खुद भी भावुक हो जाती है। ठीक है बहन, तुम तो सच में बहुत दुखी हो गई हो, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं कर सकती। चलो मैं तुम्हें पानी में छोड़ देती हूँ। फिर वो गोल्डन मछली पानी में छलांग लगाते हुए उड़ती हुई चली जाती है और कहती है, थैंक यू पीलू। इसके बाद पीलू बाकी की मछलियों को बाजार में ले आती है। क्या आप जानते हैं हरिया काका, सुंदरी बहन, बबली दीदी, कि मैं आज जब मछलियाँ पकड़ रही थी तब मुझे एक गोल्डन मछली मिली। तो वो कहाँ है पीलू? उसको मैंने वापस नदी में छोड़ दी, फिर वो उड़ती हुई चली गई, रो रही थी बेचारी। क्यों मजाक कर रही हो पीलू? ऐसी कोई मछली नहीं होती है। सभी उस पर हंसने लगे। अगले दिन पीलू फिर से मछली पकड़ने के लिए जाने लगी। उसको देखकर सुंदरी और बाकी के पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। आज पीलू उड़ने वाला ऑक्टोपस लेकर आएगी। हो सकता है इसे उड़ने वाली शार्क भी मिल जाए नदी में। पीलू उनकी बातों का बुरा नहीं मानती है और अपने काम के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही पीलू नदी में जाल फेंकती है, तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगती है। नदी में अचानक से पानी बढ़ जाता है और उसकी नाव पलट जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अगर मैं डूब गई तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? बचाओ बचाओ। पीलू डूबने ही वाली थी कि उसके पास गोल्डन मछली आ जाती है। पीलू, आप चिंता मत करो, मैं आपका बचाऊंगी, जल्द से मेरी पीठ पर चढ़ो। पीलू उस मछली को देखकर थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर उस पर चढ़ जाती है। जैसे ही पीलू मछली के ऊपर बैठती है, वो मछली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। अरे गोल्डन मछली बहन, तुम तो वाकई में कमाल की हो। तुम उड़ रहे हैं, मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुमने मेरी जान बख्शी थी पीलू बहन, इसलिए मैं तुम्हें आज बचा रही हूँ। तुम बहुत दयालु हो। फिर वो गोल्डन मछली पीलू को किनारे लेकर आ जाती है। उड़ने वाली मछली को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या? पीलू सच बोल रही थी, ये उड़ने वाली मछली ही है। गोल्डन मछली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पीलू, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जब भी मदद लगेगी मैं आ जाऊंगी। फिर वो मछली वापस से पानी में चली गई और आगे भी पीलू और उसकी दोस्ती कायम रहती है।